मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, आप भी समझ जाएंगे। वो युग पुरुष के नाम से भी फेमस हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन श्री अटल बिहारी वाजपेयी। सामने पाकिस्तान का बंकर था, अराउंड 30 मीटर्स 35 मीटर्स रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं रहा होगा वो, आई एम श्योर। एसपीजी और एनएसजी के अंदर सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं यूथ के लिए कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। दिस इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जैसा मैंने पहले भी बोला था, अपने माता पिता का, जिन्होंने उस टेंडर एज में, जब बच्चा 8 9 10 साल का होता है, मेरे साथ इतनी मेहनत करी और मुझे वन ऑफ द बेस्ट एंड ओनली 5 स्कूल्स इन इंडिया में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। ऊपर से उनको ये लालच दिया जाता है, तो कश्मीर है वो वास्तव में जन्नत है। बीएसएफ के ट्रेन सोल्जर के अंदर सबसे पहली जो शिफ्ट होती है, उसकी क्वालिटी होती है, दैट इज बर्दाश्त का मादा। सर सबसे पहले ऑडियंस को आप ये बता दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि बाय बर्थ आई एम फ्रॉम हरियाणा, वेयर एज माई ब्रिंगिंग अप एंड एजुकेशन इज फ्रॉम अजमेर, राजस्थान। आई एम फ्रॉम ए agriculture family, but I would like to proudly say that I'm the third generation officer from the defense forces. My grandfather was in army, my dad was an officer in the army, and myself am an ex border security force officer. ग्रेट सर। एंड सर आपकी जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग तो आपने बता दी कि आप हरियाणा से ही आपने किया है, तो उसके बाद आपके कॉलेजेस वगैरह ये कहाँ से हुआ है सर आपका? My primary education was in my Nanihal district, Mahendragarh, Haryana, whereas in 6th class I got admitted in one of the only 5 schools previously जिनका नाम था King George Rashtriya Indian Military College, nowadays popularly known as Rashtriya Military Schools. So after passing out 5th class from my Nanihal, that is in Haryana, my father, being an officer in the army, taught me, made me prepared to appear for the competitive exam to crack and get admitted into military school Ajmer. So I joined Ajmer Military School in Rajasthan from 6th class. After doing my 12th class from the same school, Ajmer Military School, I went to Jodhpur to pursue my graduation, and I am an BCom graduate. Since my father was posted in Jodhpur, I had completed my graduation from Jodhpur. Thereafter, immediately after completion of my graduation, I was selected in Border Security Force and I was commissioned in BSF. ग्रेट सर। एंड सर ये जो एक माइंड, मैं बोल सकता हूँ छोटा डिफरेंस है या बड़ा डिफरेंस, आई डोंट नो, कि बीएसएफ और आर्मी और सीआरपीएफ, इसमें डिफरेंस क्या है? फिर काफी लोग का कंफ्यूजन ये हो जाता है कि बीएसएफ में ये चीजें होती है, आर्मी में ये चीजें होती है, तो इसको आप थोड़ा क्लैरिफाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफेंस फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स को शामिल किया जाता है। दे आर द रेगुलर फोर्सेस, वेयर एज बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स आर akin to the army but not army. They are paramilitary forces. The main role and task of BSF is to defend the borders of India. वो देश की eyes and ears हैं. They are the first line of defense to prevent any kind of aggression, infiltration or any kind of attack. BSF और CRP दोनों ही paramilitary forces हैं, but बीएसएफ का रोल प्राइमरी बॉर्डर्स पे है, वेयर एज सीआरपीएफ का रोल इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज के अंदर, पीस लोकेशंस के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ज्यादा किया जाता है। ग्रेट सर। एंड सर जो ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में भी सभी का सेम होता है? आई मीन बीएसएफ का, आर्मी का और सीआरपीएफ का, सभी का ट्रेनिंग सेम होता है या कुछ उसमें डिफरेंशिएट है? इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, बट डिपेंड करता आप किस एंट्री से आप फोर्स में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आप ऑफिसर्स कैडर से ज्वाइन कर रहे हैं, आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जा रहे हैं या एनडीए के थ्रू जा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी होगी, कितने साल की होगी, क्या ड्यूरेशन होगा। सेम हैपन्स विद बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ एंड एसएसबी एज पैरामिलिट्री फोर्सेस। उनकी एंट्री भी 3 लेवल पे होती है। ब्रॉडली आई वुड से कांस्टेबल लेवल यानी जवान के तौर पे, देन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स यानी अधीनस्थ अधिकारी के तौर पे, एंड गजेटेड ऑफिसर्स क्लास 1 ऑफिसर्स उनके लेवल पे होती है। तीनों की ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग डिफरेंट है, टाइप ऑफ ट्रेनिंग भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बिकॉज उनके रोल एंड टास्क दोनों के तीनों फोर्सेस के अलग अलग है। उसी हिसाब से उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी होती है और सभी के ट्रेनिंग सेंटर्स भी अलग अलग हैं। तो ट्रेनिंग में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ना होते हुए मेजर फैक्टर यही है कि उनकी ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ एंट्री, फौज में प्रवेश करने की जो एंट्री का जो तरीका है उस पर डिपेंड करता है। ग्रेट सर। एंड सर जो ये आपकी जर्नी रही है कि एक स्टूडेंट से लेके जो आर्मी स्कूल में आप पढ़ते थे वहां से बीएसएफ तक की जर्नी, ये कैसी रही सर? ये आपको कब एक आइडिया आ चुका या जहन में आ चुका कि नहीं मुझे बीएसएफ की तरफ जाना है या मुझे आर्मी की तरफ जाना है या मुझे देश की सेवा करना है और कुछ नहीं करना है, ये आपके जहन में कब आया? मैं बहुत छोटा था, मेरे पापा धर्मशाला में पोस्टिंग थे। हम प्राइमरी स्कूल, जैसे मैंने बताया आपको, ननिहाल में पढ़ते थे, पापा आर्मी में थे। तो फादर हमारे धर्मशाला में पोस्टिंग होने की वजह से यॉल कैंप, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, तो मेरे पिताजी आर्मी एजुकेशन कोर में थे। उनका ये एम था लाइफ का। हम तो बहुत छोटे थे तब, इतनी कम उम्र में, 10 साल 8 साल की उम्र में किसी को नहीं पता होता लाइफ का क्या एम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़े लिखे और फौज में अफसर बने। हमारी ग्रूमिंग उसी हिसाब से हुई। मेरे 5 माँ जी हैं, मेरी मदर की सिस्टर्स हैं, माई मम्मी बीइंग द यंगेस्ट वन, सब कजन्स मेरे से बड़े हैं, मोस्ट ऑफ देम बीइंग ऑफिसर्स इन द डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो एक फैमिली ट्रेडिशन कहिए इसको आप, फैमिली हिस्ट्री कहिए इसको आप, या टीचिंग्स ऐसी बोलिए आप, जिसकी वजह से मैं प्रेरित हुआ। मेरे फादर ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की। आई मीन जो भी ट्यूशंस होता है या गाइडेंस होती है, कोचिंग होती है, मॉक टेस्ट होती हैं, देयर आर सो मेनी वेज। उन्होंने बहुत मेहनत करी, मैंने भी ऑफ कोर्स मेहनत करी। और फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर का मैंने टेस्ट दिया। उस वक्त जब मेरी उम्र 10 साल थी, मैंने KGRIMC देहरादून, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, सैनिक स्कूल कुंजपुरा, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, AFCB योल कैंप हाई स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल्स के एग्ज़ाम दिए। और मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई गिव दिस क्रेडिट टू माई डैड एंड माई मॉम, जिनकी बदौलत मैंने वो 5 स्कूलों के टेस्ट भी पास किए और अल्टीमेटली मेरा एडमिशन फादर ने, चूँकि मेरे एक और कज़न है, मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, मेरी मम्मी की बड़ी सिस्टर यानी मेरी माँ जी के बेटे, उस स्कूल से पास आउट थे एंड ही बिकेम ऑफिसर। तो अजमेर में मैंने वहाँ पे जाकर के एडमिशन लिया। ग्रेट सर। एंड सर ये जो बीएसएफ में आपने ज्वाइन किया, तो यहाँ पे सर आपका जॉब्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था सर? बीएसएफ का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि आपको पता है, बीएसएफ इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दे आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द नेशन। हम देशवासी अगर रात में अपने घरों में चैन से सोते हैं तो बीएसएफ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के रोल को हम कम नहीं आंक रहे हैं, पुलिस भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है, इंडियन आर्मी एंड अदर पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बट सिंस वी bordermen are always deployed on borders, be it Punjab, Rajasthan, Gujarat, J&K,
LC, ईस्टर्न सेक्टर और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स, कहीं पे भी हों, दे आर ऑलवेज फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड। तो उस हिसाब से BSF का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर है, दैट इज टू सेफ गार्ड एंड डिफेंड आवर बॉर्डर्स अगेंस्ट एनी इन्फिल्ट्रेशन, any offensive action or any kind of aggression by the terrorists or any warfare. सर कोई वॉरफेयर हो या कोई टेररिस्ट से डील करना है, मतलब उसके लिए आपको खुद रिगरस ट्रेनिंग से जाना होगा, जिसमें आपका मेंटली प्लस फिजिकली पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। तो सर आपका जब भी ट्रेनिंग होता था, जब आपको इसके लिए ट्रेन किया जाता था, तब ऐसा कभी हुआ है कि आपके काफी दोस्त आए हैं, पहले आपके साथ है, फिर सभी भाग गए, सभी छोड़ गए, क्योंकि रिगरस ट्रेनिंग हर इंसान झेल नहीं सकता है। तो सर उसके लिए माइंडसेट क्या रहता था आपका? वेरी गुड क्वेश्चन। द मेन थिंग इज द फ्रेम ऑफ योर माइंड। ये बात तो बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है, फौज में वही आदमी आता है जिसका डिटर्मिनेशन मातृभूमि की सेवा करने का होता है, देशभक्ति का जज्बा होता है, वही आदमी फौज के अंदर आता है। और वो इतना मेंटली स्ट्रांग जरूर रहता है कि वो किसी भी किस्म की ट्रेनिंग हो उसको कर ही लेगा। कुछ एक मेरे बैचमेट्स थे, मेडिकल ग्राउंड की वजह से चोट वगैरह लगती हैं, इंजरीज होती हैं बेसिक ट्रेनिंग में भी, या कोई ऐसी घरेलू समस्या जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। वी वर 215 in my batch and around 198 we passed out. Few got selected in civil services, few got selected for some other jobs, but finally 198 got passed out, and few were there who were out of the organization due to some injuries and other things. So mental toughness and physical toughness is equally important, be it any force, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब तक आप मेंटली और फिजिकली टफ नहीं होंगे, यू कैन नॉट सर्वाइव, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ गेटिंग ट्रेन्ड। क्योंकि जो लाइफ होती है ट्रेनिंग के दौरान, वो बहुत आपकी, एक कहते हैं ना पहिए की तरह से वो घूमता रहता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक आपको दिन भर कभी वेपन ट्रेनिंग है, कभी ड्रिल ट्रेनिंग है, कभी टैक्टिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, कभी थियोरेटिकल लेक्चर्स होते हैं, कभी टेस्ट एक्सरसाइज विदाउट ट्रूप्स होती है, कभी आप आउटडोर एक्सरसाइजेस करने के लिए जाते हैं। बट बेसिक ट्रेनिंग का करिकुलम अलग होता है, वेयर एज जिस ट्रेनिंग के बारे में आप बात कर रहे थे कि बॉर्डर पे रह के कैसे कैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, उनके लिए अलग से करिकुलम है, अलग से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज जिनकी ड्यूरेशन 4 हफ्ते से लेकर के 12 हफ्ते तक की होती है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज, वॉरफेयर क्वालिटी, आई मीन टैक्टिक्स एंड बहुत सारे एरियाज के अंदर एक सोल्जर को ट्रेन किया जाता है, ताकि उसी हिसाब से वो अपनी ड्यूटीज को बॉर्डर पे उतनी इफेक्टिवनेस के साथ में कर सके, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जस्टिफाई कर सके और मदरलैंड को डिफेंड कर सके। ग्रेट सर। एंड सर इसका रूटीन बता सकते हो कि कैसा आपका रूटीन हुआ करता था उस टाइम पे? रूटीन आई थिंक आप सभी हंसेंगे या पता नहीं इमेजिन करेंगे नहीं करेंगे। आपको 3:30 बजे उठ जाना है, 4:30 बजे तक अपना पर्सनल नहाना धोना, फ्रेशन अप होना, अपना ड्रेस, इक्विपमेंट, वेपन कलेक्ट करना कोच से, उसके बाद साइकिल उठाना, वेपन ग्राउंड में अपने वेपन्स को डिपॉजिट करना, देन पीटी ग्राउंड में आना। पहला पीरियड हमेशा पीटी का ही होता है, तो बस एक बार पीटी शुरू तो बॉडी वार्म अप, उसके बाद दिन भर तो गियर लगा रहता है। क्वाइट टफ बट वेरी एंटरटेनिंग। कभी भी नहीं लगता कि हमें रगड़ा लग रहा है या हम थक गए हैं, ऐसा कभी भी नहीं लगता, चाहे वो आपकी नौकरी पहले दिन की हो या आपकी 20 साल नौकरी हो गई हो, फौज में कभी थकावट महसूस नहीं होती है। ग्रेट सर। एंड सर जो ये बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसका तो साफ मीनिंग दिख रहा है कि आपको बॉर्डर पे प्रोटेक्शन देनी है। तो सर और हम अपने भारत को देखें या अपने इंडिया के मैप को देखें, तो हर जगह पे अलग अलग टेरेन है। टेरेन इन द सेंस कहीं बर्फीली जगह है, कहीं पे नॉर्मल जगह, कहीं पे पहाड़ी इलाका है।
तो सर आपने ये सभी जगह पे आपने अपनी पोजीशन ली होगी, आप डिप्लॉय हुए होंगे, तो सर वहां पे आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ हुई? मैं कहना चाहूँगा इमीडिएटली मेरी पासिंग आउट के बाद में आई वॉज हार्डली 21 ईयर्स ऑफ एज, आई ज्वाइंड लेस देन 20 इमीडिएटली आफ्टर माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जोधपुर। फर्स्ट पोस्टिंग जो मुझे मिली थी वो थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, दैट वाज खनितरनाला इन J&K। वेरी डिफिकल्ट टेरेन, ऑफ कोर्स स्नोफॉल वहाँ पे कम होता है, बट टेरेन वाज वेरी डिफिकल्ट, लाइफ वाज वेरी चैलेंजिंग। व्हीकल्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, थिक फॉरेस्ट है, अनफैमिलियर टेरेन है, इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस हैं, वेदर इनक्लीमेंट है, सामने आपका काउंटर पार्ट है, आपने सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग करी है। ऑफ कोर्स यू आर मेंटली टफ, यू आर फिजिकली टफ, बट अपने ट्रूप्स के साथ में कोऑर्डिनेशन, कमांडिंग एबिलिटी, थियोरेटिकल पार्ट अलग है, बट जब आप ग्राउंड पे जाके करते हैं तो वो टोटली डिफरेंट है। आपके सीनियर जो लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, उनसे आप सीखते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आदमी चीज़ें करना सीख जाता है और कॉन्फिडेंस दिन बाय दिन बढ़ता जाता है, और जो जज्बा होता है ना, जज्बा, वो इंसान को हमेशा आगे लेकर के जाता है। ग्रेट सर। एंड सर जो ट्रेनिंग करते थे और उसके बाद एक रियल ऑपरेशन, वो भी J&K जैसे आप बता रहे हो एलओसी के पास या बॉर्डर के पास आप डिप्लॉय हुए थे, तो दोनों में उस टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं यार, रियल एक्सपीरियंस तो यहाँ पे मिल रहा है, वो तो सिर्फ ट्रेनिंग पार्ट था, तो ये रियल एक्सपीरियंस तो यहाँ मिल रहा है। और वो वहां से आपको क्या लाइफ एक ऐसा मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, अब तो मुझे नहीं कहीं इसी में बहुत अच्छा करना है। नहीं तो काफी टाइम ऐसा होता है सर कि हम ट्रेनिंग तो करते हैं, बट जब एक्चुअल में जब जाते हैं तब वहां पे थोड़ा डर लगता है, थोड़ा सा कैसे सिचुएशन के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से हमें, या फिजिकल मतलब थोड़ा हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है, तो उससे भी काफी तबियत वगैरह भी खराब होती है। तो उस टाइम पे कभी आपको फील हुआ कि नहीं नहीं, ये नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ और कर लेता हूँ, या आपको हमेशा मोटिवेटेड ही रहे कि ये मेरा ऑपरेशन पहला है, इसका मैंने बेस्ट दिया, आगे जो आएंगे उसमें और मैं बेस्ट दूंगा? जब हमारी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, तो आपको जैसा पता है कि बीएसएफ ईस्टर्न और वेस्टर्न और नदर्न तीनों ही बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड है। तो मैंने दिल से ये दुआ भगवान से प्रे किया था कि मेरे को J&K ही पोस्टिंग मिले, बिकॉज J&K उस वक्त ऑन द पीक ऑफ मिलिटेंसी था। 1995 वगैरह के अंदर या उससे पहले, आपने याद होगा आपको, हाईएस्ट लेवल ऑफ मिलिटेंसी थी वहाँ पे। तो पासिंग आउट के बाद मेरा इतना मोरल हाई था कि मैं J&K ही वॉलंटियर था जाने के लिए। तो जब मैं बटालियन में पहुंचा तो मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है हमारे वहाँ पे ट्रूप्स के साथ में, वो मैंने करी। फिर मुझे सीधा FDL भेज दिया गया एज ए प्लेटून कमांडर। तो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 प्लेटून्स, 2 posts, 2 FDLs, forward defended localities. So at the age of 21, when somebody has given you a responsibility of 2 FDLs, तो you feel so proud, डर नाम की कोई चीज नहीं होती उस वक्त। आपको पीछे मुड़ के देखने का ख्वाब भी नहीं आता, सपना भी नहीं आता, आप सोचते भी नहीं है। आपको जो कुछ करना है आगे करना है, आगे बढ़ना है। जिस मकसद से आप बचपन से कि फौज में जाना है लेकर को आप जी रहे थे, वो सपना आपका साकार हुआ है, आप कुछ काम करने का है। इसलिए आप में कभी भी हिम्मत नहीं टूटती, और मेरी ही नहीं, शायद किसी भी सोल्जर की नहीं टूटती है। वो कभी भी नहीं सोचता कि मुझे यहां से छोड़ के भागना है, नेवर। ईच डे इज ए चैलेंज। जी आप कैंप के अंदर हैं, जी आप कैंप से बाहर हैं, सारी मूवमेंट ऑन फुट है वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, बिकॉज गाड़ियां जो हैं वो थोड़ा एडमिन एरिया तक ही आती हैं, राइट अप टू दी FDL नहीं जाती हैं। तो कभी भी किसी को शायद न लगता हो कि मैं गलत जगह पे हूं, और जो जिनको लगता है कि गलत जगह पे हैं वो बेसिक ट्रेनिंग से चले जाते हैं या वो ज्वाइन ही नहीं करते हैं, मेरा मानना है। एंड सर जैसा आपने बताया J&K में
JNK में वहाँ पे सिचुएशन जैसे टेरेन की बात करें या जो एरिया है वहाँ पे इतना आई कैन से कि स्टेबल एरिया नहीं है, प्लेन एरिया नहीं है। तो वहाँ पे अगर किसी को कोई हमारा जैसे मैं बोल सकता हूँ टीममेट है, कोर्समेट है, और वो अगर इंजर्ड हो जाता है और हमें उसे तुरंत लेके जाना है हॉस्पिटल, एंड उस टाइम पे वॉरफेयर की एक्टिविटी या उस टाइम पे बर्फ गिर गई है, तो उस टाइम पे आप कैसे ऐसे मैनेज करते हो कि उसे तो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए एट एनी हो और मूवमेंट भी बंद है, तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करते हैं? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। एक वाकया मेरे को याद आता है, जब मेरे एक कंपनी हॉलदार मेजर, क्वाइट एजेड, बहुत सीरियस हो गए थे वो, रिटायरमेंट भी उनका करीब था, बट जब आप ट्रूप्स के साथ होते हैं तो इट्स लाइक ए फैमिली। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप उनसे कितने साल उम्र में छोटे हैं या उनसे आप कितने रैंक बड़े हैं, सीनियर हैं, वो सब मैटर नहीं करता वहां पे। दैट इज वन यूनिट, वन टीम, वन मिशन। तो जब ऐसे टाइम पे जब हैवी बर्फबारी होती है, इंक्लीमेंट वेदर होता है, स्टॉर्म्स आते हैं, तो मूवमेंट बंद हो जाती है, नो मूवमेंट। इवैक्यूएशन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बट कम्युनिकेशन विद द हेडक्वार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे टाइम पे अगर आप हेलीकॉप्टर की मदद भी लेना चाहें, विच इज ए वेरी गुड फैसिलिटी, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे BSF हो, सबके लिए है। आप अवेल करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट प्लेस होती हैं, चॉपर्स स्टैंड बाई रहते हैं, थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो वो सॉर्टी मारते हैं, पेशेंट को इवैक्यूएट कर देते हैं। बट जिस किस्से की मैं बात कर रहा हूं, उसमें तकरीबन 21 दिन लगातार स्नोफॉल हुआ। हमने 3 दिन तो पेशेंट को अपनी पोस्ट में रखा, बट उस पेशेंट की हिम्मत देखिए आप, डिस्पाइट ऑफ हिज एज, और वो चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने बोला कि नहीं साहब मैं यहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बट हमें पता था कि उनकी हालत खराब हो सकती है। हमने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए उनको, क्योंकि हेलीकॉप्टर डेली तैयार होता था आने के लिए, बट आ नहीं पाता था, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे हेलीकॉप्टर की मूवमेंट वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड सी ही रहती है, एक्सेप्ट इमरजेंसी मेडिकल या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मूव हो या VVIP विजिट हो, दैट टू इन क्लियर वेदर, नॉट इन स्नोई कंडीशंस। उनको हमने नीचे वाले एक कैंप में इवैक्यूएट किया, वहां फिर वो 7 दिन रहे। अल्टीमेटली चॉपर नहीं आ पा रहा था, फिर रातों रात हमने गांव से, क्योंकि दिन में धूप तो वैसे नहीं निकल रही थी, किस दिन स्नोफॉल हुआ था, बट फिर भी एवलांचेस के खतरे ज़्यादा रहते हैं, तो गांव से हमने पोर्टर्स बुलवाए, फिर उनको इवैक्यूएट किया। फिर वहां से उनको गाड़ी से नज़दीकी हेलीपैड था, वहां पे ले जा करके सीधा श्रीनगर इवैक्यूएट किया, और बाद में वो स्टेबल हो गए। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज आई टेल। ग्रेट सर। एंड सर जब भी आप बॉर्डर पे सर्व कर रहे थे, जब आप सर्व कर रहे थे और अभी के टाइम पे क्या आपको डिफरेंस लग रहा है, क्या सिचुएशन बदल गई है? क्योंकि जैसे आपने बताया 1995 की जब आप बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे काफी टर्बुलेंस है, उसके बाद ही कारगिल वॉर हुआ, तो उस टाइम पे और अभी टाइम पे क्या लगता है आपको, कितना सिचुएशन चेंज? आई केम बैक फ्रॉम J&K in 1999. I joined SPG. My battalion was in Kupwara sector. I have almost very fair idea, inch to inch, of Khanetarnala, Punch sectors. Number 2, my second tenure was Kupwara, Traigaon and Tangdhar. Rather than sending troops for long range patrolling meant for 3 days, I used to lead the patrol. Whatever will happen, it is in front of my eyes. If it is not in front of my eyes, still I am accountable, so why not to lead myself? It was wonderful experience. आई थिंक जब आप एक कमांडर के तौर पे आप अपने ट्रूप्स को लीड करते हैं तो एक सभी के अंदर जोश रहता है, कोऑपरेशन रहती है, और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं हम लोग। उसी जज्बे के साथ में
काम होता है। जब हमने सर्विस ज्वाइन की थी उसमें, और जब मैं डेपुटेशन एसपीजी में आया, तो काफी चीजें चेंज हुई। डिप्लॉयमेंट के पैटर्न चेंज हो गए, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के पैटर्न्स भी दुश्मन की चाल या टेररिस्ट की हरकतों, मोडस ऑपरेंडी जिसको बोलते हैं, को देख के ही चूज किया जाता है। पहले एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता था ज्यादा होता था, बाद में ट्रूप्स ज्यादा हो गए तो एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गया। मैन पावर इंक्रीज होगी, रिसोर्सेज मैनीफोल्ड बढ़ गए, फिर टाइप ऑफ ट्रेनिंग के अंदर भी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशंस की हैं, तो काफ़ी सारा फर्क था। और सबसे बड़ी बात है कि फौज का जो मोराल है, जब आप उनको हाईटेक गैजेट्स दे देते हैं, आप उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दे देते हैं, या उनको उस लेवल की ट्रेनिंग दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली मोराल बढ़ जाता है और एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाती है। तो आई थिंक जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत हद तक बढ़ गए हैं। लाइफ पहले से काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है, कन्वीनियंट हो गई है, बट जज्बा और ट्रेनिंग अगर यही है तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स लिटरली ग्रेट सर कि हम अपनी ही चीज़ों को हमेशा इम्प्रूव करते रहे। अगर हम एक स्टैग्नेंट कंडीशन में आ जाएंगे, अगर हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली ये हमें डिस्ट्रॉय ही कर सकता है। अगर हम उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहे, रेगुलर हम अपने आप को अपडेट करते रहे, डेफिनेटली हम एक बेस्ट वर्जन अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। एंड सर, उस टाइम की बात है जब आप बॉर्डर पे, आप जैसे आपने बताया कमांडर भी थे, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव या सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी या सबसे ज्यादा मिलिटेंट ऑपरेशन ये कौन से एरिया में ज्यादा होता था? उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा एरिया था? आई टेल यू, कुपवाड़ा, त्राईगांव एंड तंगधार, मेनली द केरन सेक्टर, जहाँ पे मैं कंपनी भी कमांड किया है, मोस्ट सेंसिटिव एरियाज। कलारुश, highly and very sensitive, prone to infiltration। दो एनकाउंटर खुद मेरे साथ हुए हैं, जिसमें बीएसएफ एंड आर्मी ने, यूनिट का नाम नहीं लूंगा मैं, जॉइंट ऑपरेशन किया था। और ऑन ए टिप ऑफ एक इंफॉर्मेशन आई थी थ्रू इंटेलिजेंस सोर्सेज की क्रॉसिंग हो सकती है, तो वेरी वेल लेआउट एम्बुश वाज लेड। हम बॉर्डर पे थे, एलसी पे, पीछे आर्मी की बटालियन लगी हुई थी। 4 टेररिस्ट आए थे जिनके पास AK-47 थी, मैगजीन्स थी, एमिनिशंस थे, ड्राई राशन था एंड US डॉलर्स करेंसी थी, वॉरलेस सेट्स थे, ग्रेनेड्स थे, हैंड ग्रेनेड्स थे। तो जैसे ही वो किलिंग एरिया में आए तो उनको घेर लिया गया। अराउंड 16 to 18 आवर्स एनकाउंटर चला। दोपहर को 2 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर एनकाउंटर खत्म हुआ, जिसमें 2 टेररिस्ट हम लोगों ने मारे। एक टेररिस्ट इंजर हुआ जो कि पकड़ा भी गया था, और एक टेररिस्ट, आई डोंट नो हाउ, बट मैनेज टू गो बैक विद द गाइड हु वाज ए लोकल मैन। द मोस्ट the most challenging thing which I noticed was the militants who were killed were not Pakistanis. They were, one of them was from Sudan, one of them was from Iran, and third one who had sustained injuries in his leg, who was caught later on, was an Afghani. So that was a trend which could, we could एंटिसिपेट कि इन्फिल्ट्रेशन के अंदर नॉट ओनली पाकिस्तानी मिलिटेंट्स बट दूसरे कंट्रीज के जो मर्सनरीज बोलते हैं वो लोग भी आते थे। वेयर एज पीओके के लोग जो हैं, दोज हु आर आइदर मिसगाइडेड और सबवर्टेड, जो इंडिया से ही भाग के कभी उस वक्त गए थे, पीओके में रह रहे थे, वो गाइड बन के उनको लेकर के आते हैं। दे आर नॉट फाइटर्स। वेयर एज the 3 I just told you,
are very well at fighting skills. सर तो ये जो आप टेररिस्ट को पकड़ते होंगे तो उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, क्योंकि जैसे आपने बताया दूसरे कंट्री से भी है, तो हमारा तो ऐसे कोई भी कंट्री से हम कभी भी दुश्मनी नहीं रखते हैं। इंडिया का कहना ये है कि कभी भी हम अटैक नहीं करेंगे, जब हम पे कोई अटैक करेगा तभी हम करेंगे। तो ये सर मेंटेलिटी क्या होती है कि उनको टेररिस्ट बनने में मजबूर के हो जाते हैं और अपनी जान की कीमत लगाकर वो लोग दूसरों पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर इनकी मेंटेलिटी क्या होती है? बड़ी कमाल की बात है, जितने भी टेररिस्ट जो वहाँ पकड़े गए हैं, चाहे वो किसी भी फोर्स ने पकड़े हों, इंटरोगेशन होती है उनकी, इंटरोगेशन सेल्स के अंदर लाया जाता है। तो द एज ग्रुप वाज 18 to 25 मैक्सिमम, 18 to 25 यूथ एंड एजुकेटेड। उनके माइंड्स इतने सबवर्टेड होते हैं जिसकी वजह से वो टेररिस्ट बनते हैं। नंबर 2, सिंस एजुकेशन नहीं है तो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो उनका माहौल जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ पूरी सोसाइटी का माहौल ही वैसा है। ऊपर से उनको ये लालच दिया जाता है तो कश्मीर है वो वास्तव में जन्नत है, और पैसा भी मिलता है। और जन्नत का मतलब मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि उनको डिफरेंट काइंड ऑफ अल्योरमेंट्स दिए जाते हैं, अय्याशी, स्वर्ग, जन्नत, हूर, इस टाइप की बातें उनके बचपन से ही दिमाग में डाल दी जाएंगी, तो वो मर्सनरीज बनना पसंद करते हैं। सिर्फ एडवेंचर के लिए वो बनते हैं, बाद में उनको मजा आने लग जाता है और टेररिस्ट बन जाते हैं। ओके। एंड सर कुछ सरेंडर ऑपरेशन आपके अंडर में हुए हैं, या जब आप सर्व कर रहे थे कुछ सरेंडर ऑपरेशन उस टाइम पे हुए? वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं बोलना चाहूँगा मेरा फर्स्ट जो एनकाउंटर का एक्सपीरियंस है, पंजाब में मैं था। पासिंग आउट के बाद मैं जे.एंड.के गया, वहाँ से मेरी बटालियन पंजाब मूव कर गई। पंजाब भी उस वक्त हाईली मिलिटेंसी प्रोन एरिया था, वहाँ हुआ, बट सरेंडर उस वक्त नहीं हुआ। व्हेन आई पिक्ड अप द नेक्स्ट रैंक, अगेन आई वेंट टू जे.एंड.के। दिस टाइम आई वेंट टू कुपवाड़ा, जिस एनकाउंटर की मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। वहाँ पे आपको बताया मैंने, 2 मार दिए, 1 इंजर्ड हुआ, 1 एनी हाउ मैनेज टू फ्ली बैक टू पाकिस्तान। I was working as an intelligence head in a battalion in कूच बिहार सेक्टर, वेस्ट बंगाल। वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन भी होती थी और कॉन्ट्राबैंड गुड्स की स्मगलिंग भी होती थी, कैटल स्मगलिंग भी होती थी, एंड दूसरी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती थी। बट चूंकि फेंसिंग लग चुकी थी तो 90% 95% तो स्मगलिंग एक्टिविटीज रुक गई थी, इन्फिल्ट्रेशन भी रुक गई थी। बट कॉन्ट्राबैंड गुड्स बहुत कम क्वांटिटी में आते हैं और उनकी हाई वैल्यू होती है, which not only destroys the youth of India but it disrupts everything of the society. वहां पे with the active involvement, motivation and civic action programs run by BSF under my command, हमने गांव वालों का, कहते हैं ना, winning heart and minds of people, building a trust and confidence, हमने बहुत सारी स्कीम्स लाई वहाँ पे, सिविक एक्शंस किए, लोगों को इन्वॉल्व किया, और बॉर्डर की पॉपुलेशन के साथ में पब्लिक डीलिंग, जितना आप इंटरेक्टिव रहेंगे उतना ही आपको बॉर्डर पुलिसिंग के अंदर इजी होता है। तो जब हमने स्कूल्स के लेवल पे, कॉलेजेस के लेवल पे, लोकल विलेज पंचायत के लेवल पे, दूसरी लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के लेवल पे इंटरेक्शन को बढ़ाया, पब्लिक को इन्वॉल्व किया, एक्टिविटीज की, तो वी कुड मोटिवेट पीपल। एक दूसरे की इंफॉर्मेशन के साथ में जब उनको समझ में आया, लोकल पंचायत लीडर्स को भी कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा यूथ खराब हो रहा है, तो आई थिंक 11 or 12 smugglers, hardcore smugglers, they were motivated to surrender, and that was a
history created all along the West Bengal border. It was for the first time that any smugglers group has surrendered before BSF, and it was phenomenal. उसके बाद तो फिर बहुत होते गए, but the main thing and main achievement is bringing back the youth to the mainstream, and that was the first example of its own kind, which was highly praised by the government and the leadership of BSF. That's a literally great, sir, and congratulations Thank from you. my side. And so ये जो आपने बात बताई, winning hearts and minds of the people, सो ये कितना डिफिकल्ट होता होगा एक ऑफिसर के लिए, एक बीएसएफ कमांडर के लिए, कि जैसे हार्ड हार्ड नेचर तो उनका रहता ही है, दे वो लड़ सकते हैं, एक वेपन लेके लड़ सकते हैं, बट सर सॉफ्टली सिटीजन जो है उनको समझाना, उनको एक होता है ना सर कि कहीं पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी चल रहे हैं, और वहां पर जाके उस सिचुएशन को मैनेज करना, क्योंकि हम वो पहले पर्सन है कि हमें जाके कम्युनिकेट करना है, तो सर उस चीज को कैसे आप हैंडल करते हो? वो क्या बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है एज कम्पेयर टू शूट करना किसी टेररिस्ट को? दोनों ही बातें बहुत डिफिकल्ट हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं। ऐसा नहीं कि बंदूक उठाई किसी को कोई भी मार देगा, ऐसा नहीं है। बट ऑफ कोर्स यस, बीएसएफ के ट्रेन सोल्जर के अंदर सबसे पहली जो शिफ्ट होती है, उसकी क्वालिटी होती है, दैट इज बर्दाश्त का मादा, पोलाइट एंड फर्म। क्योंकि बीएसएफ ऑलवेज ऑन बॉर्डर्स है, पंजाब हो, राजस्थान हो, जेएंडके हो, या कोई दूसरा बॉर्डर हो, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल या नॉर्थ ईस्ट हो, तो क्या होता है कि वहां पे आपको किसानों के साथ भी इंटरेक्शन करना होता है। अपनी फेंसिंग के सामने वाले इलाके के अंदर भी खेती है, तो वहां पर फेंसिंग गेट्स लगे हुए हैं, आपको पब्लिक डीलिंग करनी ही पड़ती है। बंगाल के अंदर बिल्कुल फेंस तक गांव है। द बॉर्डर डिमार्केशन इज सो डिफिकल्ट। तकरीबन गांव फेंसिंग के आसपास हैं, बस एक बॉर्डर रोड है जो बीच में है, अदरवाइज लास्ट पिलर तक वहां पे खेती होती है। तो एक बॉर्डरमैन को ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है, और जब वो वही चीज बार बार प्रैक्टिस के दौरान ग्राउंड पे अमल करता है, तो उसका बिहेव ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है, और पब्लिक के साथ में एक बेहतर समन्वय वो क्रिएट कर पाता है। गोली मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट ऑफ कोर्स यस, गांव वालों के साथ छोटे छोटे प्रोग्राम्स करना, उनके साथ गेम्स खेलना, स्कूलों के अंदर एक्टिविटीज करना, या फिर अपने जवान जो पढ़े लिखे हैं वो स्कूलों के अंदर जाके बच्चों को एजुकेशन देना या कोई स्किल सिखाना, उससे एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इट इज नॉट वन मैन एफर्ट, इट इज ईच एंड एवरी जवान ऑफ बीएसएफ, each and every subordinate officer of BSF, each and every officer, including the top leadership of BSF or any force, which helps in building trust with the civilians on any border, anywhere, wherever you are posted. सर ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक लीडर वही होता है कि वो सब चीजों, सब लोगों को लेके चलता है, भले वो टॉप लेवल का लीडर हो, भले वो हम बोलते हैं कि वर्क करने में लो लेवल का लीडर हो, बट अगर हम सब मिल के करें तो डेफिनेटली हम कुछ भी चीज अचीव कर सकते हैं। एंड सर ये सच में बहुत अच्छा लगा कि आप सिटीजन का भी सोचते हो, साथ ही साथ टेररिस्ट को कैसे हैंडल करना है सर वो भी आप चीज सोचते हो। एंड सर आपने इतने ऑपरेशन कंडक्ट करा, आपने इतने ऑपरेशन सक्सेसफुली किए, इसमें से सबसे कोई मेमोरेबल ऑपरेशन जो आप शेयर करना चाहें? हाँ देखो, बिफोर आई स्पीक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। एक ऑपरेशन है जिसमें मैं शुरू में पास आउट के बाद, जैसे मैंने बताया था, जेएंडके में मैं गया था, और इट वाज खनेतर नाला, एफडीएल के ऊपर थे हम। डेली सब कुछ ठीक रहता था, बट एक दिन सडनली पाकिस्तान की तरफ से फायर आया। एज ए प्रोसीजर हमने अपने सीनियर कमांड को बताया, उनको यकीन नहीं हुआ कि फायर भी हो सकता है, बट फायर तो आया था। फिर सीनियर कमांड ने कुछ एक इंस्ट्रक्शंस दी, कुछ एक गाइडेंस दी, हमने वो फॉलो करी। फिर आंख मिचौली चलता रहा फायरिंग का, हमने भी फायर का जवाब फायर से देना शुरू किया। उस दौरान
ट्रेंच होती है, ट्रेंच के बीच में लूपहोल्स छोड़े जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। सामने पाकिस्तान का बंकर था, अराउंड 30 मीटर्स 35 मीटर्स रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं रहा होगा वो, आई एम श्योर। तो आई रिमेंबर द नेम ऑफ द जवान, ही वॉज कांस्टेबल उमराव सिंह फ्रॉम राजस्थान। आई वॉज ए यंग प्लाटून कमांडर। मैं मोर्चे के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट, ओपी बोलते हैं, वहाँ बायनोकुलर्स होती है और आसपास का पूरा एरिया ऑब्जर्व करने के लिए एक वेंटेज पॉइंट यानी उठी हुई जगह होती है, वो वहाँ पे खड़े होकर आप पूरे एरिया को देख सकते हैं। हालांकि टेरेन हिली है और चीड़ के पाइन ट्रीज हैं, सब कुछ है वहाँ पे, बट फिर भी ऐसी जगह होता है वो जहाँ से कि आप उस एरिया को डोमिनेट करते हैं। तो जो ट्रेंच है, उस ट्रेंच के अंदर लूप होल्स होते हैं। तो मैंने उमराव को, मैं ऊपर खड़ा हुआ था, मैंने बोला उमराव, उमराव भी मेरे साथ ऊपर खड़ा हुआ था, मैंने कहा उमराव नीचे चलते हैं। हम जैसे ही नीचे आए तो उमराव ने, जो मैं नीचे खड़ा हो गया, वहाँ पे एक मोटर का मोर्चा था, वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ भी था, उसके नीचे मैं खड़ा था। मेरी आंखें जो है, सामने जो क्रॉल ट्रेंच है, मेरा सिर्फ फॉरहेड इतना ऊपर था, उमराव मेरे नीचे ट्रेंच के अंदर था, क्रॉल ट्रेंच में खड़ा था। तो जैसे ही वो उसने पत्थर, मैंने बोला पत्थर रख दो इसके ऊपर, क्योंकि वो जब फेस आगे लाते हैं तो वो ढक जाता है, वो सामने वाला उसको देख सकता है। जैसे ही हटाएगा तो लाइट एक्शन, जैसे सामने आएगा तो वो ब्लैंक हो जाएगा और हटेगा तो उस रोशनी दिखाई देगी। तो सामने बंकर से उन्होंने एलएमजी लगा रखी थी, तो जैसे उमराव यहाँ आया, पत्थर रख रहा था, उन्होंने फायर किया, बर्स्ट फायर। जैसे उसने बर्स्ट फायर किया तो वो जो सामने क्रॉल ट्रेंच थी, मैं ऐसे था, तो क्रॉल ट्रेंच के तो पत्थर थे। जैसे ही वो रिकॉशेट होकर गोली ऊपर की तरफ गई, तब तक इट वाज टू लेट। फिर भी हमें नेचुरली जैसे होता है कि आदमी डक करता है, मैंने डक किया, बट वो गोली बर्स्ट फायर था। सिंगल होता तो शायद नहीं इतना नुकसान होता, बट उमराव, वो पत्थर पे लगी, पत्थर वो स्प्लिंटर्स निकले और उमराव के हाथ में चोट लग गई। सब जवानों को गुस्सा आया, मुझे भी गुस्सा आया, नया जोश, नया खून। हमने भी एलएमजी के जगह एमएमजी माउंट कर दी और उनके बंकर पे जहाँ से फायर आया था, हमने कई बर्स्ट फायर मारे और वहाँ पूरा धूल ही धूल हो गया, क्योंकि उनके बंकर भी पत्थर के थे और थोड़ा कच्चा टाइप के थे पाकिस्तान के, और बहुत दूर का डिस्टेंस नहीं था। एलएमजी से ज़्यादा पावरफुल एमएमजी होती है, तो फायर बंद हो गया। फिर हमने उमराव को इवैक्यूएट करके बटालियन हेडक्वार्टर भेजा, वहाँ से फिर उसको बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसके 5-6 ऑपरेशन हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1-1.5 साल के अंदर। फिर उसका थैंक गॉड कि उसका हाथ जो है ठीक है। अभी भी मैं बेंगलोर में गया था तो मेरे से मुलाकात हुई थी और अभी ही इज़ डूइंग वेरी गुड। तो चैलेंजेस तो होते हैं, बट जवानों का मोरल इतना हाई है कि मतलब नथिंग लुकिंग बैक, हो गया सो हो गया, दैट्स इट। सर आप पीएम सिक्योरिटी फोर्सेस में भी रह चुके हो, तो सर इसकी स्टेप्स क्या है, इसकी प्रोसीजर क्या है कि कोई भी पर्सन एसपीजी या एनएसजी में एनरोल कर सकता है या वो बन सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। एसपीजी और एनएसजी के अंदर सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं यूथ के लिए कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, irrespective of any force you are serving in. For example, एनएसजी के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के नुमाइंदे जाते हैं। वेयर एसपीजी के अंदर रेगुलर आर्मी यानी इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अलावा ऑल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस के नुमाइंदे एसपीजी में आते हैं, सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, देयर क्लीन नीट रिकॉर्ड्स, प्रूवन इंटीग्रिटी एंड फिजिकल ऑब्लिक मेंटल टफनेस। उसके बाद ही आपका फैमिली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। अगर सब कुछ अच्छा पाया जाता है तो ही आप किसी एक फोर्स के मेंबर होने के नाते एसपीजी या एनएसजी के अंदर जा सकते हैं। डायरेक्ट कोई भर्ती नहीं होती है। ग्रेट सर। एंड सर जो एसपीजी है, इसके फोर्सेस के अंडर में हम किसे सुरक्षित या सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं? एसपीजी इज ओनली मेंट फॉर Prime Minister and their immediate family members. Other than Prime Minister, subject to assessment of threat to former Prime Ministers or ex-Prime Minister and their families, which is reviewed by
different intelligence agencies and approved by the government, then only SPG cover is being provided to the former prime ministers. Okay. सर आप बता सकते हो कि आप कौन से प्राइम मिनिस्टर को आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, आप उनके साथ में थे? जब मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, आप भी समझ जाएंगे। वो युग पुरुष के नाम से भी फेमस हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ए ट्रू लीजेंड, ए थोरो स्टेट्समैन, ए मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड कैलिबर। इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े नेता थे। मुझे खुशी होती है आज भी कि मेरे को उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और उनके साथ मैं कम से कम 23 कंट्री बाहर गया हूँ, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सार्क समिट, मेजर इवेंट्स हैं। बाकी जो बायलैटरल रिलेशंस को डेवलप करने के लिए टूर्स होते हैं, ऑफिशियल टूर्स होते हैं, उनमें मैं उनके साथ में गया हूँ। अपार्ट फ्रॉम इंडिया के अंदर पॉलिटिकल लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, तो पब्लिक रैलीज या इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर्स विजिट्स होती हैं, उनके अंदर भी मैंने उनके साथ में काम किया है। ग्रेट सर। एंड सर ये आपने कितने टाइम तक के, कितने पीरियड तक के आप साथ में थे सर? मैं उनके साथ क्लोज प्रोटेक्शन टीम, वी कॉल इट CPT, द इनर मोस्ट सर्कल ऑफ सिक्योरिटी, क्लोज प्रोटेक्शन ग्रुप में 1999 से 2006 तक था। ग्रेट सर। एंड सर जैसे कि आपने बताया बहुत ही क्लोज रहते थे उनके साथ, हमेशा ये कंट्री जाना वो कंट्री जाना, तो सर आप उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि कैसा उनका नेचर था, कैसा व्यवहार था उनका, और कैसे लीडर थे वो, क्योंकि आप उन्हें बहुत ही क्लोजली जानते होंगे, तो आप कुछ बताएं उनके बारे में। He was a legend, a true stalwart, true statesman, a man of his words and commitments. पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि दिस इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, जिनका मन कवि था, वो कितने अच्छे इंसान हो सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। इतने मृदुभाषी, बट अपनी बात के पक्के। J&K का टूर हो, जी साउथ इंडिया का टूर हो, जी नॉर्थ ईस्ट का टूर हो, या वेस्टर्न इंडिया का टूर हो, या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी प्राइम मिनिस्टर का टूर हो, लोग उनकी उतनी ही इज्जत, उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा है। और जो मेरे को उनके साथ इतना क्लोज रह के लगा, क्योंकि हमारी ड्यूटी कभी मॉर्निंग, कभी नाइट, कभी टूर, कभी ऑफिशियल फंक्शंस के ऊपर लगती रहती थी, तो ही वॉज सिंपली सुपर। मैं इतना कहना चाहूँगा। ग्रेट सर। एंड सर कोई मेमोरेबल मोमेंट उनके साथ, फनी सा कोई, मैं बोल सकता हूँ कुछ अच्छा सा या फनी सा ही कोई ऐसा मोमेंट? मैं इतना कहना चाहूँगा, उस शब्दों का बहुत ही नपा तुला इस्तेमाल करते थे, आंखों से बात करते थे। अगर उन्हें कुछ कहना भी होता था तो वो सिर्फ गर्दन या हाथ के इशारे से ही, उनके देखने के लहजे से लग जाता था कि वो क्या चाहते हैं। या तो उनकी वे ऑफ एक्सप्रेशन इतनी ज़बरदस्त थी, या फिर यूं कहें कि हमारी उनके साथ में ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी कि वो मात्र इशारा करते थे, आंखों से देखते थे किसी चीज़ को, और हम समझ जाते थे कि साहब को क्या चाहिए, क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। दैट्स लिटरली ग्रेट सर, काफी अच्छा लगा सर सुन के। एंड सर फिर जो आपका ट्रांजिशन हुआ एक कॉर्पोरेट सेक्टर में सर, तो कैसा रहा आपके लिए? चैलेंजेस थे, चैलेंजिंग था एक कॉर्पोरेट सेक्टर में मूव करना? अभिषेक, इसके बारे में मैं ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहा हूँ, कन्फ्यूजन में कभी नहीं रहा। मैं कभी भी किसी काम को करने से पहले कंफ्यूज नहीं होता हूँ, ना मैं कैलकुलेट करता हूँ
क्या होगा नहीं होगा, अगर इंसान ज्यादा सोच समझ के करेगा तो 99% चांसेस हैं कि वो गलत ही होगा। मैं नहीं कह रहा कि बिना विचारे करें, बट ज्यादा सोच विचार के करने से भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो करना है वो कर दीजिए। आप सोच के करेंगे, अगर गलत है तो भी वो गलत होगा, और आप बिना सोचे करेंगे और सही हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है, या गलत हो गया तो भी गलत होगा। इसलिए ज्यादा दिमाग को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको करना है मीन्स करना है, और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने सोच लिया ये करना है तो 100% होके रहेगा वो। That's great, sir. And sir, any message from you for the upcoming generation? जनरेशन्स के लिए मैसेज कुछ देने लायक तो मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूं, लेकिन ऑफ कोर्स यस, जो भी काम करो सिंसियरिटी से करो, माता पिता और गुरुजन का सम्मान करो। कोई आपको कुछ बताए तो उसे नसीहत ना समझें, उसे उनका ज्ञान, उनका तजुर्बा और अपने काम की बात समझ के गांठ बांध लें, वैसा ही करें। आपका काम करने का तरीका भिन्न हो सकता है, लेकिन उनका फीडबैक आपके काम को और बेहतर करने के लिए, और अच्छा करने के लिए, और जल्दी के लिए, या और सुगम तरीका अपनाने के लिए जरूर आपको गाइड करेगा एंड हिम्मत देगा। ग्रेट सर। एंड सर, जो इतनी आपकी जो जर्नी रही है, करियर जर्नी रही, इस बीच में काफी लोगों ने आपको हेल्प किया होगा, काफी लोगों ने आपको हेल्प किया होगा कि आप मोटिवेटेड रहे। तो अगर आप कोई पर्सन का ऐसे नाम मेंशन करना चाहते हो, मॉम डैड का भी नाम मेंशन करना चाहते हो, मॉम डैड को भी थैंक्स बोलना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जैसा मैंने पहले भी बोला था, अपने माता पिता का, जिन्होंने उस टेंडर एज में, जब बच्चा 8 9 10 साल का होता है, मेरे साथ इतनी मेहनत करी और मुझे वन ऑफ द बेस्ट एंड ओनली 5 स्कूल्स इन इंडिया में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मे बी मेरी वो स्कूलिंग मेरी बाद की लाइफ में, चाहे वो सर्विस के रही हो, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस के रही हो, या मेरा कॉर्पोरेट माइग्रेशन रहा हो, उसमें बहुत हेल्पफुल रही है। आदमी के अंदर जो इंट्यूशन होती है, जो गट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर होता है, उसी लाइन पे अगर आगे बढ़े तो 100% सक्सेस उसके साथ में है। That's great, sir. Thank you, sir, for sharing your journey story, your life experiences. ये सच में अपकमिंग जनरेशन को बहुत हेल्प करेगा। वो अपने लाइफ को आपसे रिलेट कर पाएंगे, एंड जिसे भी बीएसएफ, इंडियन आर्मी, जिसमें भी, जो भी फील्ड में जाना है, डेफिनेटली सर उनके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस रहेगा, बहुत अच्छा मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। आपका एक एक व्यूज बढ़ना, सब्सक्रिप्शन बढ़ना मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोगों को यहाँ बुलाता हूँ ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपने रियल लाइफ स्ट्रगल यहाँ पे शेयर करें, सो दैट कि आप वही चीज को सीख के, देख कर अपने लाइफ में वो आप इजीली हैंडल कर सको। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। किसी भी काम को हमेशा स्पोर्ट के तौर पे लीजिए, खेल के तौर पे लीजिए। हंसते रहो, बोलते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, अपने आप आगे बढ़ोगे आप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू अभिषेक, सो नाइस ऑफ यू, वंडरफुल। आई एम रियली ब्लेस्ड टू address on this platform and looking forward. All the best to you. Thank you very much. थैंक यू।